Hey, hello, hi everyone, and I welcome you all to the session of the test discussion of test number 11 of economics. ये कायदे से तो आपका टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के मामले में ये टेस्ट नंबर 2 है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सॉरी फॉर द लेटर डिस्कशंस, बट द डिस्कशंस विल बी सो कॉम्प्रिहेंसिव, सो फुल ऑफ एनर्जी कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आए. दोनों तरीके से हम इस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको नॉलेज हो तो आप कैसे जाएंगे, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, विदाउट द नॉलेज, तो आपको कैसे चीज़ों को डील करना है. हम इन दोनों ही चीज़ों को देखेंगे. और चलिए बिना किसी देरी के हमारे टेस्ट की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. बट उससे पहले एक छोटा सा मस्त सा प्रमोशन. अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 26 की तैयारी कर रही हैं तो मोक्षा आपके लिए एक बेहतरीन वन स्टॉप सॉल्यूशन है. यहाँ पे सारी क्लासेस नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टैटिक के, करंट अफेयर के, मैपिंग के, बहुत सुंदर सुंदर मैपिंग के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट के डिस्कशंस देखने को मिलेंगे, पिछले सारे पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंट केसेस की क्लासेस, जूम मेंटरशिप सेशंस, एवरीथिंग, टोटल वन स्टॉप सॉल्यूशन. तो ये हमारा छोटा सा प्रमोशन है. आई थिंक कि आप लोगों ने छोटा सा तो प्रमोशन देखा ही होगा, है ना. पर कोई बात नहीं, अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे. जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को देखें तो सीधा एंड में भाग के जाएं, देखें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा. सबसे बेस्ट चीज़ आपकी ये आती है. अब इसके बाद हमें चीज़ों को और आगे एड्रेस करना पड़ेगा. देखते हैं. पॉइंट 1, सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसे देखना है. और इसको देखने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको बता देता हूँ. अगर मान लो कोई बंदा है जो लोन एकदम अच्छे तरीके से पे कर रहा है, टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहा है. लोन के अंदर आपको पता है ना, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है और टेन्योर होता है, टाइम होता है. अगर कोई बहुत अच्छे ढंग से पे कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट, कि भाई एक नंबर का एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट. देन अगर मान लीजिए किसी ने प्रिंसिपल इंटरेस्ट और मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में से कुछ भी पे नहीं किया है और उसने पे नहीं किया है, 1 से 30 दिन ड्यू हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे कि दैट शुड बी कम अंडर योर एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0. अभी तक बैंक को थोड़ा धक धक होना शुरू हो जाती है पर प्रॉब्लम नहीं होती. देन सेकंड है 31 दिन से 60 दिन के बीच में, इसको बोलते हैं हम एसएमए 1, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, इसमें रखते हैं. अब बैंक को थोड़ी थोड़ी चिंता होना शुरू हो जाती है कि यार ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, पर बंदा है, ईमानदार है, दे देगा वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट इज 61 to 90 डेज, इसको बोलते हैं एसएमए 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2. आफ्टर दैट देर इज़ अ ग्रेटर देन 90 डेज अगर हो जाते हैं जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आता, तो उसे हम बोलते हैं एनपीए. एनपीए मतलब क्या होता है आपका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मतलब कि पर्सन ना ही प्रिंसिपल पे कर रहा है ना ही इंटरेस्ट पे कर रहा है. और अब बैंक की चिंता, अब एकदम वैसे वाली फील आ जाती है जब आप यूपीएससी के अंदर अपना नाम सर्च करते हैं, पीडीएफ आने के बाद प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कि धक 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 एकदम बढ़िया फील होता है, एड्रेनलिन रश होता है. तो वो वाला रश यहाँ पे बैंक को आना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा दुख की बात है. ठीक है. फिर अगर मान लो ये एनपीए डिक्लेयर हो गया, और एनपीए डिक्लेयर रहा ये 12 महीने तक, ठीक है, एनपीए 90 दिन के बाद एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, और व्हेन इट इज़ लेस देन 12 मंथ तो उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. व्हेन इट इज़ लेस देन 12 मंथ तो इसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. ठीक है. जब एनपीए 12 महीने या उससे कम समय के लिए रहता है, 12 महीने या उससे कम समय के लिए एनपीए बरकरार है, तो उस तरह के एसेट को हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. ठीक है, ये बात बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है. फिर जब सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर दिया, वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, और 12 महीने और उससे ज़्यादा के लिए वो चल रहा है, 12 महीने के बाद अगर ये टाइम जाता जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे डाउटफुल एसेट, DOUBTFUL, डाउटफुल एसेट, कि भाई अब बैंक का दिमाग खराब हो गया. देन फिर ये डाउटफुल एसेट मान लो बन गया 12 महीने के बाद में, ठीक है, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट रहा, फिर डाउटफुल एसेट बन गया. फिर यहाँ पे आपके आते हैं ऑडिटर्स आते हैं, इसके अलावा आरबीआई आती है, दोनों चेक करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये दिक्कत वाली बात हो गई, अब इसे लॉस एसेट के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाए. ये लॉस एसेट में डिक्लेयर करने से बेनिफिट क्या होता है सर? सोचिए, अगर मान लीजिए बैंक के पास में 100 रुपये हैं और बैंक को बोला जाता है जितना भी आपका रिस्क है उसके हिसाब से 5% आपको रखना पड़ेगा, तो 100 का 5% बैंक को कितना रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा? 5 रुपये रिजर्व के तौर के ऊपर रखना पड़ेगा. लेकिन अगर बैंक ने यहाँ पे आरबीआई और ऑडिटर्स ने बोला कि भाई आपका जो 20 रुपये है वो आपका लॉस एसेट हमने डिक्लेयर कर दिया, 20 रुपये घटा दो, तो जो बैंक है वो अपनी कैलकुलेशन में से 20 रुपये माइनस कर देगा, तो कितने बचे यहाँ पे 80 रुपीज़. अब 80 रुपीज़ के बराबर में 5% रखना है तो कितना आएगा सर? 4 रुपीज़. मतलब अब बैंक को रिजर्व के तौर के ऊपर 1 रुपया कम रखना पड़ा. अब बैंक को जब 1 रुपया कम रखना पड़ा तो बैंक इस 1 रुपये को लोन के ऊपर घुमा सकता है. सो बैंक वुड गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज फर्दर. सो ये कहानी है आपकी सारे की, लॉस एसेट की और सब स्टैंडर्ड एसेट की और आपके एनपीए के मैनेजमेंट की. अब ध्यान देने वाली सबसे बढ़िया बात क्या है, स्टेटमेंट को देखो, कभी भी ना ट्रिक्स के ऊपर मत जाओ. ट्रिक्स कभी काम ही नहीं करती. आपको ना चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए. चलो देखते हैं, समझते हैं. 15% बैटरी बची है, कोई बात नहीं. अरे यार, चलिए इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है. यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आप देखिएगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं.
एन एसेट क्लासिफाइड एज लॉस एसेट नीड टू बी नॉट रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। अब इसमें बोलेंगे कि यार इमीडिएटली के ऊपर है ना, इमीडिएटली वगैरह चीज़ें गलत होती हैं, स्टेटमेंट को गलत करार कर दिया। आपकी मर्जी आपकी इच्छा, पर आप ना स्टेटमेंट की फील को पकड़िए। अगर कोई लॉस एसेट डिक्लेयर है, कोई लॉस एसेट डिक्लेयर है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ से रिटर्न ऑफ कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर लॉस एसेट रिटर्न ऑफ कर दिया तो बैंक को फ़ायदा होगा नुकसान होगा? फ़ायदा होगा सर। अगर लॉस एसेट को रिटर्न ऑफ कर दिया तो बैंक को क्या होगा सर? फ़ायदा, प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट इन द सेंस कि बढ़िया होगा, फ़ायदा रहेगा उसके लिए, नॉट द रियल प्रॉफिट बट द एडवांटेज फॉर द बैंक। अब यहाँ पे देखते हैं, नीड नॉट टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। अब सोच के देखो, ये चीज़ किसी किताब से उठाई है। किताब में गलत चीज़ें तो होती नहीं है, किताबों में तो सही चीज़ें होती हैं। तो अगर सही चीज़ है तो बैंक का बेनिफिट होना चाहिए, बैंक को एडवांटेज होना चाहिए। पर क्या यहाँ पे बैंक को एडवांटेज है अगर इमीडिएटली रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे तो? भाई मैं बैंक होता ना तो मैं बोलता यार ऑडिटर और आरबीआई की बजाय मुझे ही अथॉरिटी दे दो, मैं ही लॉस एसेट के अंदर डाल दूँ, पहली बारी में ही डाल दूंगा सीधा, राइट। तो जब आप फील पकड़ेंगे ना, तो फील पकड़ने से क्या आएगा कि यार इससे बैंक को कोई एडवांटेज तो हो नहीं रहा है। अगर इस स्टेटमेंट को सही माने तो बैंक इज नॉट एट द एडवांटेजियस लेवल, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट मस्ट बी इनकरेक्ट। सेकेंड, सब स्टैंडर्ड एसेट वो होते हैं दैट हैव रिमेन्ड द एनपीए, जो एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं और 12 महीने से कम तक डिक्लेयर हो रखे हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने से कम तक डिक्लेयर हो रखे हैं, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट थिंग। देन डाउटफुल एसेट कौन से होते हैं सर? डाउटफुल एसेट्स आर कंसिडर्ड अनरिकवरेबल, वो जो हैं अनरिकवरेबल होते हैं, ये रहे डाउटफुल एसेट, बट स्टिल कैरी सम रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो हाँ इसके अंदर सम जो है ना वो खेल गया है, तो बोला सम इज ऑल्सो करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। आंसर कहाँ पे है इसका? आंसर आएगा बी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब स्टेट बोरोइंग, स्टेट मतलब कि जो सरकार है वो बोरो करती है, तो उसके बोरो के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, सीधी बात, तो स्टेट है और फिर इसके बाद सेंटर है। मतलब स्टेट का मतलब भारतीय राज्य नहीं है, यहाँ पर भारतीय गणराज्य नहीं है। स्टेट का मतलब छोटे मोटे स्टेट्स हैं और सेंटर का मतलब सेंटर है। ठीक है, पॉइंट 1 की तरफ डिस्कस करते हैं। स्टेट may borrow from the market without the center's consent if there is no outstanding center loans। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो स्टेट हैं वो बोरो कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है, उसके लिए सेंटर की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। मार्केट कौन सी? डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से नहीं भाई, डोमेस्टिक मार्केट से। अगर मान लो कोई सेंटर के आउटस्टैंडिंग लोन नहीं पड़े, मतलब बताता हूँ मैं, स्टेट है आपका, इस तरफ सेंटर है, स्टेट ने सेंटर से लोन लिया। कंडीशन 1, स्टेट ने सेंटर से लोन लिया, सेंटर ने दिया 10 रुपये का लोन, उसमें से स्टेट ने 10 के 10 रुपये चुका दिए। अब स्टेट अपने आप में जो चाहे वो करे भाई, उसको किसने रोक रखा है? स्टेट मार्केट से लोन उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। यहाँ से सेंटर की अनुमति चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए सर सेंटर की अनुमति। लेकिन अब मान लीजिए, अब कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं। कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या है? सेंटर ने स्टेट को 10 रुपये का लोन दिया, गुड, लेकिन स्टेट ने वापस चुकाए सिर्फ 5 रुपये। कितने बचे हैं अभी स्टेट के पास में? 5 रुपये का लोन और देना है। अब यहाँ पर अगर स्टेट मार्केट से लोन उठाने जाएगा तो सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी जनाब, सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, जायज़ बात यही है ना। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट मे बोरो फ्रॉम द मार्केट, बिल्कुल, विदाउट द सेंटर की कंसेंट इफ देयर इज नो आउटस्टैंडिंग सेंटर लोन्स, बिल्कुल सही है यार, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। सो द ऑप्शन 1 इज, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली एक न्यूमेरिकल सीलिंग रखी हुई है, अगर होती तो पता होता आपको, सो दैट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है। FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट टारगेट फॉर द स्टेट्स आर लिंक्ड टू द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि फाइनेंस कमीशन बताता है कि जो FRBM एक्ट है उसके हिसाब से कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है, वो रोड मैप देता है FRBM के अकॉर्डिंगली। तो हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट इज बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही स्टेटमेंट इज 1 एंड 3, 1 एंड 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बी के ऊपर। सो बी 1 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिजिकल रोड मैप फाइनेंस कमीशन देता, और कौन देगा यार, सोच के देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग, सीलिंग किसको बोलते हैं यार? छत, प्राइस मतलब है ना छत, ये रहा फ्लोर, ये आपका फ्लोर, और ये है आपका सीलिंग, CEILING। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस का मैक्सिमम, दैट इज द सो सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ थी। ऑप्शन बी, अ गवर्नमेंट मैंडेटेड मैक्सिमम प्राइस बिलो विच प्राइस कैन नॉट राइज, इसके ऊपर जो है प्राइस नहीं जा सकती है, दैट इज अ मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, दैट इज अ प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि
जो आरबीआई है वो चाहती है कि देयर वुड नॉट बी द मनी इनटू द मार्केट, ठीक है, वो पैसे को रिड्यूस करना चाहती है, रिड्यूस द मनी इनटू द मार्केट, मार्केट में पैसे कम करेगी तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब इसके अंदर पूछा गया है इनमें से कौन से एक्शन आरबीआई लेगी अगर उसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का काम करवाना है तो। इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो कर दिया तो क्या मार्केट में पैसा कम हो जाएगा? बिल्कुल। मान लीजिए पहले 100 रुपये थे, सीआरआर था 4%, अब आरबीआई ने बोल दिया 10%, मतलब अब मार्केट में पहले कितना लोन दिया जाता था? पहले दिया जाता था सर यहाँ पे 96, अब इसमें एसएलआर वगैरह भी होता है, चिंता नहीं, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कितना कितना दे सकता है? 100 में से अब 90 रुपीज़ का लोन दे पाएंगे। सो दैट मीन्स क्या मार्केट में पैसे कम हो गए? बिल्कुल ठीक है। सो कैश रिजर्व रेशियो इज एब्सोल्युटली गुड। 1 जहाँ पर है उसे करेक्ट करो और जहाँ पर 1 नहीं है उसे उड़ा दो। तो इसको उड़ा दिया, सिर्फ ये बचा है ना, तो 1 वाले आपने बात को ठीक कर लिया। देन फिर आगे चलते हैं, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ध्यान से देखते हैं, अगर भारत सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया तो इधर मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इधर मान लेते हैं पब्लिक, और पब्लिक के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करेगी, दे विल परचेज इट, परचेज करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ से किस तरफ जाएंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएंगी पब्लिक से गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट क्या देगी पब्लिक को? रुपया देगी। तो पब्लिक के पास रुपया इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पब्लिक के पास रुपया इंक्रीज हो रहा है। सो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दूसरा गलत है, दूसरा जहाँ पर उसे उड़ा दो, तो दूसरा आपने देखा था डी के अंदर था तो हमने उसे भी उड़ा दिया। अब थर्ड देखते हैं, इंक्रीज इन बैंक रेट। क्या बैंक रेट के इंक्रीज करने से आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है? बिल्कुल। बैंक रेट के थ्रू लोन और पेनल्टी वगैरह दी जाती हैं। अगर ज़्यादा टाइटरी पेनल्टीज़ लगाएंगे और जो लोन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो बैंक है वो कम लोन लेंगे आरबीआई से। सो दैट मीन्स दैट इज सो सिंपल, ठीक है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 आर द करेक्ट ओनली। 4th हो गया आपका कंप्लीट। देन चलिए 5th के बारे में देखते हैं। टैक्स और इन्फ्लेशन के बारे में बता रखा है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन कैन डैम्पन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्स बढ़ा, सिंपल होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ गई, पहले आप मान लीजिए 30,000 रुपये कमाते थे, ठीक है, अब 30,000 रुपये कमाते थे, अब आपने 3 लाख रुपये कमाना शुरू कर दिया। पहले आपके ऊपर मान लीजिए 1% टैक्स था, अब आपके ऊपर मान लेते हैं 40% टैक्स है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, ठीक है। अगर हमने ये बढ़ा दिया तो इससे आपके पास कम पैसा बचेगा, राइट है, कम पैसा बचेगा तो आप कम पैसा उड़ाओगे मार्केट के अंदर। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब आप डिमांड करते हो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है क्योंकि आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप डिमांड ही नहीं कर पाओगे, डिमांड कैसे नहीं कर पाओगे? आपकी इनकम घटा दी थ्रू इंक्रीजिंग टैक्सेशन, तो उससे क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कमज़ोर हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन कमजोर हो जाएगा। देन स्टेटमेंट सेकंड, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलवेज रिड्यूसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं जैसे कि मान लीजिए कोई बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट के ऊपर जीएसटी लगता है, तो ये अगर जीएसटी के हमको रिड्यूस कर देते हैं तो ये हमेशा इन्फ्लेशन को कम करेगी? नहीं सर, हमेशा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब देख, मान के सोच के चलिए कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर वो सस्ती कर दी। अब अगर वो सस्ती कर दी मतलब वो चीपर अवेलेबल होगी। अब चीपर अवेलेबल होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे, डिमांड। अब वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा है। आईफोन है, मान लीजिए आईफोन को सस्ता कर दें, कल 100 रुपये का कर दें, लाइन लग जाएगी भाई सारे लोगों की आईफोन खरीदने के लिए, तो क्या उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? नहीं सर, उससे लोग और भागेंगे चीज़ों को खरीदने के लिए। सो स्टेटमेंट 2 ऑलवेज, अगर ऑलवेज नहीं होता ना तो ठीक हो जाता, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज ओनली करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट ही पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं सर, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप का ये मतलब होता है सर कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कैश को अपने पास में होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने पास में रखते हैं और वो बैंक वगैरह के अंदर नहीं डालते हैं। अब इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। पीपल प्रेफर टू होल्ड द कैश विद देमसेल्व्स और रेदर देन इन्वेस्टिंग, ठीक है, इसे लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, याद रखना। अब इसको देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बिकेम इनफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द आउटपुट। बिल्कुल ठीक है यार कि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ दम नहीं बचता। मॉनेटरी पॉलिसी तभी काम रहती है जब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन होता है, लेकिन मनी का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा, लोगों ने पैसा अपने पास बना के रखा हुआ है। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरेस्ट रेट आर एक्सट्रीमली हाई इन सच ए सिचुएशन। अगर भाई इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीमली हाई होंगे तो लोग अपने पास पैसा थोड़ी ना रखेंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे बैंक में जमा करा देंगे। मैं बोलूँ अगर आज इंटरेस्ट रेट 4% है और कल बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट सेविंग पे हो जाए 20%,
आप क्या करोगे, आप 10 रुपये भी भाग के जमा करा के आओगे कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएंगे, है ना। सो दैट इज़ सो सिंपल। सो आप बोलोगे ऐसा ही काम करोगे। सो एक्सट्रीमली हाई इन सच अ सिचुएशन, दैट इज़ रॉन्ग, बहुत कम होता है इंटरेस्ट रेट। सो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। फिस्कल स्टिमुलस कैन हेल्प रिवाइव द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिस्कल स्टिमुलस जो है वो, फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी को बोलते हैं ना फिस्कल पॉलिसी। स्टिमुलस माने कि गवर्नमेंट पैसा मार्केट में डालता है तो फिर मार्केट में खर्चा बढ़वाता है लोगों का, ताकि लोग अपने पास सेव करके ना रखें। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और यहाँ पर आप जाएंगे तो 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, ये सबसे इनिशियल बैंक आप इनको मान सकते हो पेमेंट बैंक को, और इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है खाते की 2 लाख रुपए, इससे आप लोन वोन भी नहीं ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, दे कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट विदाउट द लिमिट। नहीं सर, 2 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट होती है। क्यों, पे करने के लिए चाहिए ना भाई, अब पे करने के लिए आप करोड़ों रुपए, अंबानी थोड़ी ना हो, आम लोगों के लिए है सब कुछ। सो पेमेंट बैंक के अंदर 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है। दे आर अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड। नहीं सर, दे आर नॉट अलाउड टू इशू द क्रेडिट कार्ड। वो उनके ऊपर उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे तो लोन जाएगा, लोन इज़ अ रिस्कियर थिंग। और फिर ये पैसा कैसे कमाते हैं पेमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो AAA होती है सिक्योरिटीज़, उन्हीं के अंदर आपका इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना। दे कैन एक्सेप्ट द, अच्छा इसमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दे कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट विदाउट द लिमिट। नहीं सर, लिमिट आती है। दे आर अलाउड टू इशू द क्रेडिट कार्ड। नो सर, दे आर नॉट अलाउड टू इशू द क्रेडिट कार्ड। अ प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आपके 7 का थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके अंदर अगर मैं बात बताऊं तो उसको अपनी 75% ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट, जो भी उनके पास लोगों ने जमा करवाया, DD नहीं है ये, जो भी लोगों ने पैसा जमा करवा रखा है, उसका SLR के अंदर उनको रखना पड़ता है। SLR एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जो SLR में सिक्योरिटीज़ डाली जाती है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, सो थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट वो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग कंजम्पशन करना कम कर देंगे। बिल्कुल सही है, लोग पैसा सेव करेंगे। बैंक में 20% इंटरेस्ट रेट हो गया, लोग क्या करेंगे, कहेंगे भाई थोड़ा कम खा ले, 5 साल में डबल हो जाएगा, डाल दे पैसा। ठीक है, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। देन हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। बिल्कुल ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी जैसे मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, देयर इज़ अ बॉय, राइट, एंड अभी उसके सामने 2 लड़कियाँ, दोनों लड़कियों ने प्रपोज किया, गर्ल 1 गर्ल 2। अब उसने बोला कि गर्ल 1 यार बहुत ब्यूटीफुल, और गर्ल 2 इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल है ना, ये मॉडलिंग भी करती है। ये गर्ल जो है वो कम ब्यूटीफुल है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बैड है, कम ब्यूटीफुल है, बट इंटेलिजेंट सुपीरियर है, इससे ज़्यादा सुपीरियर है। अब आपने क्या सोचा कि यार मैं तो IAS बन ही जाऊँगा, तो मुझे अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, मेरे साथ चलती हुई बैठी हुई अच्छी लगनी चाहिए। सो उसने ब्यूटीफुल लड़की को चूज़ कर लिया, राइट। ठीक है, उसने किसको रिजेक्ट किया सर, गर्ल नंबर 2 को। अब गर्ल नंबर 2, अब ऐसा होता है 4-5 साल निकल जाते हैं, लड़का IAS वाईएस नहीं बनता, और ये लड़की आगे चल के IAS बन जाती है। ठीक है, तो अब बॉय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, जिस चीज़ को उसने छोड़ा उसकी जो कीमत है, दैट बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि जो ये लड़की IAS बन गई, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर चूजिंग दिस गर्ल 1 को चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, आपका IAS। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल थिंग, है ना। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट है मार्केट में और आप पैसे को अपनी जेब में डाल के घूम रहे हो, अगर आप पैसे को होल्ड करके बैठे हुए हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हायर। बिल्कुल सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन आप प्रॉफिट ले ही नहीं रहे हो, दबा के बैठे हुए हो। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ए आएगा इसका, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल अकाउंट। इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट को याद करने का मस्त तरीका बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट चाहे शॉर्ट टर्म में बोरो करे चाहे लॉन्ग टर्म में बोरो करे, वो आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। पहली बात, गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ ये, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू में नहीं डालता। दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। बिल्कुल सर, जो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। क्यों आता है सर, क्योंकि कमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर से बोरो कर रहे हैं हम लोग, बाहर से बोरो कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं 2 दिन के लिए बोरो कर रहे हैं, 2 दिन के लिए बोरो कर रहे हैं तो भाई बाहर से क्यों बोरो करना। और FDI वगैरह हो गई, वो सारा हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट करते हैं। ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। देन थर्ड, रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंडियंस अब्रॉड। अब देखिए, रेमिटेंसेज कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रेमिटेंसेज किसी ने 1 महीना भेजा, किसी ने अगले महीने नहीं भेजा, किसी ने अगले महीने भेजा, मतलब मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर वेरी कर सकता है, डे टू डे के ऊपर वेरी कर सकता है। सो थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट मस्ट नॉट बी देयर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी, एंड 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट थिंग्स। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट।
देन प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या होता है सर? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट होता है कि भाई अगर मान लीजिए आप जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर किसी अपनी कंपनी को ऐसे देश में स्टैब्लिश कर रही है जहां से आपको सिर्फ टैक्स का बेनिफिट हो, मतलब सिर्फ टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हो, उसे बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो उसके लिए बोलते हैं, तो दैट इज अ कर्बिंग द ट्रीटी शॉपिंग अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके लिए एक टेस्ट होता है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। चेक करते हैं कि भाई उसका प्रिंसिपल पर्पस क्या है, क्या वो सिर्फ वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए बैठा हुआ है, टैक्सेशन को बचाने के लिए बैठा हुआ है? अगर हाँ तो फिर उसके ऊपर हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं लगाते, उससे टैक्स उठाते हैं। तो उस टेस्ट का नाम होता है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी एट समवेयर एल्स। नेक्स्ट इज आरबीआई का फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आपको पता है ना, आरबीआई 4+-2 के ऊपर वेरी करती है इन्फ्लेशन के ऊपर, सीपीआई के ऊपर, सीपीआई कंबाइंड। तो मतलब क्या हो गया, मिनिमम 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इसके बारे में बात की हुई है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन इज द नॉमिनल एंकर, इसके बारे में बात की गई। क्या सीपीआई इन्फ्लेशन नॉमिनल एंकर होता है? बिल्कुल सर, इट्स द नॉमिनल एंकर, इसी के ऊपर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, सीपीआई के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई को फेलियर बताना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कॉन्टीन्यूसली 3 क्वार्टर्स के लिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं भाई। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, मतलब एक क्वार्टर होता है आपका 3 मंथ का, ठीक है, और मतलब 9 महीनों तक के लिए अगर आरबीआई गड़बड़ मचा देती है और इन्फ्लेशन को इस रेंज में नहीं रख पाती, तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेंगे अपने फेलियर के रीज़न, बिल्कुल ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। भाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से नहीं आते, वो आपके जीएसटी काउंसिल के अंदर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट एंड 1 and 2 आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल इनकम के बारे में बात की गई है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। नेशनल इनकम जो है वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को एलिमिनेट करने के अंदर यूजफुल होती है। इसमें आप मना कर सकते हो कि भाई रियल जीडीपी कैलकुलेट करें या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करें, पर इसमें मना करने का कोई रीज़न नहीं है, तो लड़ाई नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, है ना। तो बोलना कि ठीक है सर, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे बेस ईयर के बारे में बात की गई, ये मैं देखना भूल गया। नेशनल इनकम का बेस ईयर के बारे में बात है। हाँ, बेस ईयर तो इन्फ्लेशन को बिल्कुल 100% एलिमिनेट ही करता है। देन स्टेटमेंट टू है, इट रिवाइज्ड फ्रीक्वेंटली। नहीं सर, फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं किया जाता, बहुत सालों के बाद अब रिवाइज हो रहा है इंडिया का। अब देखिए, जब ये आपका टेस्ट आया था तब तो ये स्टेटमेंट सही थी, अब ये गलत हो चुकी है। अब जो है इंडिया का 2022-23 आई थिंक बेंचमार्क है अभी, है ना, 22-23 का बेंचमार्क है। लेट मी क्रॉस चेक इट वन मोर टाइम, ठीक है। हाँ, 22-23 एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, और करंट जो है आपका सिर्फ एक ही चीज़ ठीक है, यही ठीक है। सो ऑप्शन 1, हाँ 1 ओनली इज़ करेक्ट, ठीक है। कई आई थिंक आपके जो नोट्स वगैरह हैं या जो आपकी आंसर की है, आंसर की के अंदर मैंने 1 and 3 दे रखा है, क्योंकि उस समय पे चेंज नहीं हुआ था, ये चेंज हुआ था बाद में, ठीक है। अगर आपके एस्पायरियन की क्लासेज हैं, सीसीपी की क्लासेज हैं, उसके अंदर ऑलरेडी वेल एक्सप्लेंड है। पहले बता दिया था कि फेब के अंदर चेंज होगा, फेब 2016 के अंदर, 2026 के अंदर, 16 बोल रहा हूँ। सो आई थिंक 12th क्वेश्चन हैज़ बिन डन। देन 13th क्वेश्चन, आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि आरबीआई सबमिट करती है इन्फ्लेशन का जो डेविएशन है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी रिपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें कोई पाप तो है ही नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। इनमें से करेक्ट पूछा हुआ है, गवर्नर कैन रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट। अरे भाई, गवर्नर इम्पीचमेंट नहीं होता यार, ये आरबीआई गवर्नर के बारे में बात है, सिर्फ गवर्नर नहीं है, तो दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आरबीआई एक्ट होता है इसके लिए, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की ऑटोनॉमी इज एब्सोल्यूट इन मॉनेटरी पॉलिसी। भाई एब्सोल्यूट तो कुछ ही नहीं होता, ठीक है, एब्सोल्यूट का नाम गलत होता है, एब्सोल्यूट नहीं है। सेक्शन 7 के अंडर ये उर्जित पटेल जी ने भी रिज़ाइन किया था, ये अननोन बात है कि सेक्शन 7 लगाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट, बोल रही थी कि आपके जो पास पैसा पड़ा हुआ है वो हमें दीजिए, और अगर आप नहीं दोगे तो हम सेक्शन 7 लगा देंगे। सेक्शन 7 क्या होता है? आरबीआई सेक्शन 7 कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है आरबीआई को, और आरबीआई को उसको पालन करना पड़ेगा। सो ऑटोनॉमी एब्सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, मतलब 2 and 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सारे बैंकों की ब्रांचेस को जोड़ा गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू। मल्टीपल बैंक एंड मल्टीपल ब्रांचेस हैव बीन अटैच्ड टू दिस, सो दैट इज योर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इट एनेबल एनीवेयर बैंकिंग, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेट द नीड फॉर द इंटर बैंक सेटलमेंट। अरे भाई, अगर इंटर बैंक सेटलमेंट हम इससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, है ना। सोच के देखो यार, बैंकों को जोड़ने का ही तो काम करते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगर आप बैंकों के बीच में ही अगर इससे काम नहीं करवाओगे तो क्या है, काहे बनाई है भाई ये। सो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट।
इट सेंट्रलाइजेज कस्टमर डाटा अक्रॉस द ब्रांचेस, बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 1 और 3 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देन एक्सचेंज रेट रेजिम्स, एक्सचेंज रेट रेजिम के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज रेट अर्थात कि डॉलर रुपी रुपी डॉलर, वो वाला काम है यहाँ पे। अब इसमें ध्यान देना है, हॉकिश स्टांस में स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक करेंसी। अब इसे ध्यान देंगे, ये चीज़ें आपको हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर चेन बनानी चाहिए, ऑर्गेनिक चेन, वो सबसे बेस्ट रेट होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे हॉकिश स्टांस के बारे में देखेंगे और डोमेस्टिक करेंसी। अभी एक बात देखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज रेट को आपको मैनेज करना है, कैसे कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना, ठीक है। एक्सचेंज रेट पकड़ के चलते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन के बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले देख लेता हूँ यार। 11% बैटरी बची है, चलो कोई बात नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए नॉर्मल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉर्मल एक्सचेंज है 100 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, ठीक है। हमने इसको नॉर्मल एक्सचेंज रेट माना है। अब सपोज आप सोचिए, यू आर देयर, आपकी मम्मी ने बोला कि यार एक काम करो बेटा, 100 रुपये लेके जाओ, $1 मार्केट से लेके आओ। सो अगर आप लेके आओगे तो आपकी मम्मी का फेस कैसा होगा ऐसा, क्योंकि आपकी मम्मी को पता ही है यार आप 100 रुपये लेके जाओगे, 1 रुपया लेके आओगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, आप मार्केट में दौड़े दौड़े गए और मार्केट से वापस क्या लेके आए, $2 लेके आए। तो आपकी मम्मी खुश होगी कि नहीं होगी कि अरे मेरा राजा बेटा 100 रुपये लेके गया था, $2 लेके आया। तो आपकी मम्मी विल बी हैप्पी। सो आपकी मम्मी आपको क्या करेगी सर, अप्रिशिएट करेगी। सो दैट अप्रिशिएट करेगी। अब अप्रिशिएट करेगी तो क्या एक्सचेंज रेट हो गया, मतलब सर 100 रुपीज़ की बजाय अब हम लिखेंगे यहाँ पे 100 रुपीज़ इक्वल टू $2, मतलब 50 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, ठीक है। सो दैट इज़ योर अप्रिशिएशन, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको वही फिर 100 रुपये दिए और फिर आप उस 100 रुपये के बदले में आपको 100 रुपये दिए और 100 रुपये के बदले में आप कितना पैसा वापस लेके आए सर, आप लेके आए $0.5 लेके आए, आधा फटा हुआ डॉलर का बिल लेके आए। आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे हे भगवान, इसको बोला था कि $1 लेके आना है और ये $0.5 लेके आया है, बड़ा कमीना बच्चा है ना। तो वो क्या बोलेंगी, वो बोलेंगी अब इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट, ये सॉरी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये इक्वल टू $1, करेक्ट है ना सर। सो दैट इज़ योर डेप्रिशिएशन। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन की। अब बात समझते हैं हॉकिश स्टैंस और डॉविश स्टैंस के बारे में। अच्छा, हॉकिश स्टैंस क्या होता है, हॉकिश स्टैंस होता है कि भाई मार्केट से पैसा कम करना, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं हॉकिश स्टैंस। नॉर्मल आपका स्टैंस क्या था कि नॉर्मल मार्केट में थे 100 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, ठीक है। अब हम एक पहला स्टांस लगाते हैं हॉक का। हॉक माने मार्केट से पैसा कम करना है, हॉकिश स्टांस, ठीक है सर। मार्केट से पैसा कम करते हैं तो चलिए कर देते हैं कम। मार्केट से पैसा कम कर दिया, मार्केट में 100 रुपये था, 100 रुपये की बजाय हम कितने कर दिया मार्केट में, 50 रुपीज़ इक्वल टू $1। अब बताओ भाई, मार्केट से हमने पैसा उठा दिया और एक्सचेंज रेट बना ये, तो ये क्या होगा, 50 रुपीज़ इक्वल टू $1। अप्रिशिएशन, हॉकिश स्टांस होगा तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी। सर सेकंड कंडीशन लगा के देखते हैं सर। सेकंड कंडीशन है आपका डोविश। डोविश माने मार्केट में पैसा इंक्रीज करना, डोविश। अब चलो मार्केट में पहले कितना था, 100 रुपया, अब डोविश प्लान के अकॉर्डिंगली हमने कितना कर दिया मार्केट में, 200 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। अगर 200 रुपीज़ इक्वल टू $1 है तो क्या निकल के आएगा सर, डेप्रिशिएशन। सो दिस इज योर डेप्रिशिएशन। अब हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट बोलती है हॉकिश स्टांस है जो वो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है डोमेस्टिक करेंसी को, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देन डॉविश पॉलिसी से डेप्रिशिएशन होता है, डॉविश पॉलिसी से डेप्रिशिएशन होता है, बिल्कुल ठीक। अब इसमें डी से डॉविश, डी से डेप्रिशिएशन याद मत करना भाई, कंसेप्ट इज द सुपीरियरिटी इन इकोनॉमिक्स। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। स्टेटमेंट 3, अकोमोडेटिव स्टांस इज ऑलवेज स्टेबल। भाई कुछ भी ऑलवेज स्टेबलाइजेज नहीं होता, ऑलवेज का सिस्टम गलत होता है, ऑलवेज स्टेबलाइजेज नहीं होता। सो द स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ESG इन्वेस्टिंग। ESG का मतलब क्या होता है सर, ESG का मतलब होता है एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, ठीक है। एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, जो कंपनियां एनवायरमेंटली चीज़ों में, सोशल चीज़ों में, गवर्नेंस वाली चीज़ों में फोकस करती हैं, तो अगर उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं ESG इन्वेस्टिंग। इट इंटीग्रेट द नॉन फाइनेंशियल रिस्क इनटू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है यार, नॉन फाइनेंशियल रिस्क को इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाते हैं आप कि ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। एनवायरमेंट इज ए नॉन फाइनेंशियल रिस्क, सोशल चीज़ों के ऊपर हेल्प करना इज ए नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। देन इट गारंटी हायर शॉर्ट टर्म रिटर्न। भाई साहब हायर नहीं करता, ये लोअर रिटर्न देता है, क्यों, प्रॉफिट का काम ही नहीं है भाई इसमें। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो 16 का हो गया ऑप्शन ए। 17,
इंडिया के मनी मार्केट के बारे में बात की गई है। मनी मार्केट क्या होती है? एक साल से छोटे समय के लिए जो मार्केट होती है वो मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म वाली मार्केट बोल देते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। रिस्क लेवल इज जनरली लोअर देन द कैपिटल मार्केट, बिल्कुल ठीक है यार। क्यों? क्योंकि एक साल का ही पंगा है ये, एक साल से ज़्यादा का काम नहीं होता। तो कैपिटल मार्केट के अंदर तो एक बार शेयर खरीद लिए तो अब तो वो खरीदे ही गए जब तक वो कंपनी वापस नहीं लेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेवल जो है वो लोअर होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इट डील्स विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अरे यार इक्विटी शेयर ये तो कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाते हैं, ये शेयर इसमें नहीं आते आपका मनी मार्केट के अंदर। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछा हुआ है। देन लफार कर्व के बारे में बोला पूछा गया है, तो बड़ा सिंपल सा भाई। लफार कर्व क्या होता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। एक पॉइंट के ऊपर जाके टैक्स रेवेन्यू सरकार का कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर आने के बाद लोग टैक्स इवेजन करना शुरू कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे टैक्स की। कि भाई अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से 60 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लेके जा रही है, टैक्स रेट इज 60% है ना, तो बोलेंगे यार 60 रुपये गवर्नमेंट लेके जा रही है, हम कमाते ही नहीं, बाहर में जाओ। ठीक है, सो ये आपका पॉइंट होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस पॉइंट तक जाना चाहती है, इस पॉइंट तक। ठीक है, सो दैट इज़ योर, यहाँ पे कहाँ पे टैक्स रेट, और यहाँ पे आएगा टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, 18 का ए। देन 19 फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बात की गई है। मतलब कि भाई सरकार जो है ना अपना घाटे को कम करे तो उसे बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट थ्रू द एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, बिल्कुल 19th का बी वुड बी द करेक्ट थिंग। देन नेक्स्ट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? यूनियन बजट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, और इनमें से किसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं? कैपिटल क्या होता है सर? जहाँ पे भी कैपिटल आए वहीं पे लॉन्ग टर्म मान लेना, जहाँ पे रेवेन्यू आ जाए वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट माने लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर गवर्नमेंट कुछ भी बोरो करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो, गवर्नमेंट की दादागिरी चलती है कि वो इसे कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको मेंशन करती है। चलिए देखते हैं। रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, अब वो लोन आ गया पूरा, तो भाई एक ही बार आया, वो बार बार लोन वापस थोड़ी ना आएगा। इंसान ने एक बार लोन लिया, अब दिया, बात खत्म। दैट मीन्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देन प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। एक कंपनी बेच दी तो उससे एक ही बार पैसा आएगा यार, या मतलब कुछ ऐसा थोड़ी ना एक शेयर 2 बार बेच सकते हैं। सो सिंपल, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ रहा है। सो स्टेटमेंट 2 वुड बी ऑल्सो करेक्ट। बोरोइंग रेज थ्रू द ट्रेजरी बिल, बिल्कुल ठीक। मैंने बोला ट्रेजरी बिल हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, गवर्नमेंट इनको अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डालता है। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। देन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भाई चेंज होती रहती है। कस्टम ड्यूटी क्यों? माल आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, वरना कहाँ से लगेगी? सो दैट शुड बी अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। सो दैट इज नॉट अंडर दिस। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट इज ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि आरबीआई की बैलेंस शीट के बारे में बात की गई है और ये पूछा गया है कि जो M0 है वो क्या है। M0 क्या होती है सर? हाई पावर मनी होती है। बहुत बढ़िया। हाई पावर मनी मतलब जो आरबीआई इशू करता है, आरबीआई के पास होती है, दैट इज़ अ हाई पावर मनी। ठीक है, आरबीआई की जो हाई पावर मनी है, क्या वो गवर्नमेंट का नेट क्रेडिट होता है? बिल्कुल होता है सर। तो क्या वो नेट क्रेडिट होता है कमर्शियल बैंक्स का? ऑलमोस्ट यस, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट नहीं, हाँ ही। अब आरबीआई का फॉरेनरी आपका फॉरेन करेंसी एसेट, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, क्या पता लास्ट मोमेंट के ऊपर याद ना आए। देन आरबीआई की नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़। अब आपको ये पता है सर ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? तो बकवास सी बात है कि नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ को कैसे हाई पावर मनी में रख देंगे। सो आप इसको हटा दोगे फोर्थ को, तो जहाँ पर फोर्थ नहीं है वो काट दिया आपने। अब आपको पता है 100% होना चाहिए, तो 1 जिसमें नहीं है उसको भी काट दिया। ठीक है, और 2 भी 100% होना चाहिए, तो 2 भी 100% होना चाहिए, तो 2 जहाँ पर है वो यही है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी वुड ऑल्सो बी द करेक्ट, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ वीकर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब क्या है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करता है। अब जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई को बड़ी दिक्कत होती है इसमें। क्यों? आरबीआई ने जो भी डिसीजन दिया वो डिसीजन बैंकों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, बैंक उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, बहुत स्लो इंप्लीमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन है बैंकों के अंदर स्लो इंप्लीमेंटेड होता है। तो ये स्लो इंप्लीमेंटेशन किस किस वजह से होता है, हमें वो देखना है कि इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, और इनमें से कौन सा इनमें से नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। सो पहली चीज़, हायर प्रपोर्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सर, बैंक जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से, आरबीआई की बात नहीं मानते हैं। इसकी वजह से वीकर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता है। हाँ होता है। इसने क्या पूछा है? ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है? तो यार ये तो गलत हो गया ऑप्शन। देन
एक्सेस लिक्विडिटी विद द कमर्शियल बैंक। अब जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में बहुत सारा पैसा है क्योंकि लोगों ने बहुत सेव कर रखा है, ठीक है। अब जब लोगों ने सेविंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, वेरी हाई सेविंग इज़ देयर, तो बैंक इजीली आरबीआई के डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, वीकर ट्रांसमिशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। देन थर्ड देखते हैं, लोअर कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर। अब इसको थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, रोक के रखते हैं। देन हाई शेयर ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट। अब एक समय के लिए आपको सही लग सकता है, लेकिन नहीं यार, अभी इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट 3% की है, 97% फॉर्मल क्रेडिट मार्केट है, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी के ऊपर अब डिस्कस करके देखते हैं कि ऑप्शन सी और डी में से चलते हैं। सी को देखते हैं, लोअर कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर हम बोलें कि सर देयर इज़ हायर कंपटीशन, हम इसे रिवर्स कर देते हैं। अगर हायर कंपटीशन है तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी जल्दी इंप्लीमेंट होगी? तो आप बोलोगे कि यार हो भी सकती है, लेकिन आप सोचो क्या नहीं हो सकती? यार आप सोचोगे दिस इज अनरिलेटेड, हायर कंपटीशन लेसर कंपटीशन इज अनरिलेटेड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाई इट इज अनरिलेटेड सर? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने डिसीजन दिया, आरबीआई ने जो डिसीजन दिया बैंकों को वो इंप्लीमेंट करना ही करना है। तो चाहे हाई कंपटीशन हो लेस कंपटीशन हो, बैंकों को तो मानना ही मानना है वो बात, लेकिन मानते थोड़ी देर से हैं। अगर हाई कंपटीशन है, आरबीआई ने बोला इंटरेस्ट रेट कम कर दो, तो भाई आरबीआई के बोलने से पहले ही कंपटीशन में अपने आप लोग इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, ऑटोमेटिक डिपॉजिट बढ़ा देंगे। सो इफ देयर इज हायर कंपटीशन, सो दैट वुड लीड कि आरबीआई अपने आप, मतलब आरबीआई की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही काम कर लेंगे, ठीक है आरबीआई की। तो यहाँ पे दैट इज़ अनरिलेटेड। आप बोलोगे कि नहीं सर दिस इज़ नॉट रिलेटेड थिंग। तो अगर इनमें से बेस्ट ऑप्शन देखें तो आपको सी की तरफ जाएंगे। आई थिंक आपका शायद 22 के अंदर ऑप्शन बी आ रखा है, वो गलत है वो, ठीक है, दैट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। सी वुड बी द करेक्ट थिंग। देन 23 की तरफ में चलते हैं। एलपीजी का जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर अडॉप्ट किया गया था? अब कायदे से लोगों को लगता है कि ये यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता, बट फैक्चुअल चीज़ें कई बार आ जाती हैं, तो कायदे से पता होना चाहिए। इट्स ड्यूरिंग द 7वां अजूबा, सो दैट इज़ द 7th एलपीजी। 7th एलपीजी कब से कब तक चला था? 1992 से 1997 तक ये आपका 7th एलपीजी चला था, एलपीजी रिफॉर्म्स। देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में आप सबको पता होगा कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक्स को सबको 40% का जो आपका पीएसएल है, एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो रखना ही रखना पड़ता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। फॉरेन बैंक्स को भी पीएसएल नॉर्म्स के अंदर लाया गया है, बिल्कुल लाया गया है। देन एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एमएसएमई इज एलिजिबल अंडर द पीएसएल। देखो एमएसएमई के अंदर कुछ भी लोन ले डालो, सारा पीएसएल के अंदर काउंट होता है, स्टार्टअप वाला भी पीएसएल के अंदर काउंट होता है। रिसेंटली वर्डिक्ट आया था। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट थिंग, ठीक है, 24वें का डी आ गया। देन यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मनी के बारे में बात की गई है, कौन सी मनी है, और यहाँ पे देखेंगे फिएट मनी। फिएट मनी कौन सी मनी होती है सर? फिएट मनी होती है विच इज़ इशूड बाय द किंग, ठीक है, किंग हो गया या फिर कोई सेंट्रल बैंक हो गया, किंग गवर्नमेंट हो गई आज के मॉडर्न समय के अंदर, या फिर सेंट्रल बैंक है, अगर वो इशू करते हैं उस पैसे को, तो उसे बोलते हैं फिएट मनी। इट इज़ बैक्ड बाय प्रीशियस मटेरियल, गलत है। फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, नहीं सर फिड्यूशियरी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका चेक हो गया, ठीक है। सो चेक इज़ मतलब आपका फिड्यूशियरी मनी। कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी किसी चीज़ की मनी, जैसे मान लेते गोल्ड है ना, गोल्ड इज़ अ कमोडिटी। आपका जो आपके कोकोआ बीन्स हैं, कमोडिटी मनी है ना, वीट है, कमोडिटी मनी है। वाई? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, वीट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। वीट को खा सकते हो आप लोग, राइस को खा सकते हो। सो कमोडिटी मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप बोल सकते हो कि हाँ सर कमोडिटी मनी कुड बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप इसे बोल सकते हो कि येस इट कुड बी देयर। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका आंसर की है, आंसर की के अंदर 2 पर्सपेक्टिव जाते हैं। आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो थर्ड ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आपने ओनली 1 लगाया तो भी ठीक है, आपने नन लगाया तो भी ठीक है। क्यों? मैं दोनों बातें बताता हूँ। ये यूपीएससी के डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको भगवान भी नहीं बचा सकता। वाई सर? अगर बोलते हैं कि कमोडिटी मनी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो प्रेजेंट डे के अंदर क्या हम वीट के बदले चीज़ें लेते हैं? नहीं सर, हम नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यस सर। लेकिन अगर हम इसे देखें यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ, मतलब एक ज़माने के अंदर कभी यूज़ करते थे इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ करते थे एक ज़माने के अंदर। तो क्या इसमें एक ज़माने की बात है कि आज की बात है? आज की बात है तो ये गलत है, एक ज़माने की बात है तो सही है। अब पेपर के अंदर आपके दिमाग पे जितना प्रेशर बने उसके हिसाब से आप अच्छा सोच पाओगे, बट अगर आप इसे मॉडर्न डे सिनेरियो के अंदर देखें तो मॉडर्न डे सिनेरियो के अंदर दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट एंड ऑप्शन वुड बी डी, नन। अगर जिसने ए लगाया है मैंने उसका भी बता दिया, उसने क्या सोचा होगा। देन नेक्स्ट बात हम करेंगे एनआरई, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ के बारे में, मतलब जो इंडिया के अंदर नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया के बैंक अकाउंट के अंदर खाता खोल रखा है, ठीक है।
आप एक बात सोचो यार, डिपॉजिट आर मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज़, भूल जाओ ये क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। इंडिया के अंदर कोई भी डॉलर में पैसा कैसे रखेगा यार? आप सोचो कोई एफडीआई के थ्रू इंडिया में आता है तो एफडीआई में वो डॉलर लेके आता है, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करता है एंड देन दे इन्वेस्ट, तब वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो भाई इंडिया में काम सारा रुपये में होता है, तो जो भी आएगा ना वो उसका खाता रुपये में मेंटेन होगा बाय डिफ़ॉल्ट है यार। एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फ्रीली रीपेट्रिएबल। रीपेट्रिएबल मतलब कि वो कहीं पर भी उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को यूज़ कर सकता है। भाई खाता खोला उन्होंने, ठीक है, अकाउंट खोला है, अगर ये बंद कर दिया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो क्यों ही खाता खोलेंगे वो? क्या ही बेनिफिट होगा फ्रीली रिपेट्रिएबल ना करने का? अब हम सोचे कि नहीं सर नहीं, उनका पैसा भाई, उनका पैसा वो कहीं इस्तेमाल करें, हम कैसे रोक सकते हैं भाई? और खाता रुपये में है तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे दैट इज़ फ्रीली रिपेट्रिएबल, यस एब्सोल्युटली। इंटरेस्ट अर्न्ड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंडियन इनकम टैक्स, एब्सोल्युटली। वाई सर? रीज़न इज़ वाई यार, ये लोग कहाँ से कमाते हैं? ये इन्होंने कमाया यूएसए में, यूएसए से कमा के इन्होंने इंडिया के अपने अकाउंट में खाते में पैसा रखा। आप सोचो यार, जो बंदा जहाँ कमाएगा वहीं तो इनकम टैक्स पे करेगा, ये इंडिया में कैसे आ जाएगा टैक्स? सो दैट इज़ इंडियन इनकम टैक्स की डोमेन के अंदर ये नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट यार। सिंपल सोच के देखो, है ना? तो बच्चों की तरह सोचोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। देन फाइनेंस बिल के बारे में बात की गई है। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप अपने घर के अंदर बैठे देखें तो क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि बजट क्या बना है आपके घर का, है ना? आप देखते हैं कि सर आपके पापा ने कितने कमाए, मान लीजिए आपके पापा कमाते हैं 50 के 50,000, तो आपको पता है आप 50,000 से ऊपर का खर्चा कर ही नहीं सकते। तो पहले आप क्या देखते हो? रेवेन्यू, कि आपका कैसे कमाई होती है, और फिर आप क्या देखते हो कि खर्चा, एक्सपेंडिचर। आफ्टर दैट यू सी इट। यही नॉर्मल प्रोसेस होता है। हमारी भारत सरकार बड़ी अजीबोगरीब है। हमारी भारत सरकार रिवर्स करती है। पहले हम एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर वाले बिल को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। और रेवेन्यू बिल को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू वाली चीज़ों को, इनकम वाली चीज़ों को, इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, ठीक है। अब कायदे से हमें क्या करना चाहिए था? फाइनेंस बिल पहले पास करना चाहिए कि हमने कितना कमाया, फिर हमने खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम कभी डेफिसिट में जाते ही नहीं, अब घाटे में जा ही नहीं सकते अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने अपने औकात के हिसाब से खर्चा किया है। लेकिन भारत सरकार क्या बोलती है? हमें लोगों की बहुत हेल्प करनी होती है, तो हम अप्रोप्रिएशन बिल मतलब खर्चा पहले देखेंगे और फाइनेंस बिल बाद में। फाइनेंस बिल माने पैसा अर्न करने की कैपेसिटी। अब देखते हैं गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम। एक दफ़ा के लिए आपको लगेगा कि हाँ दिस कुड बी ट्रू, लेकिन फिर आगे देखते हैं। डिटेल ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर, प्रपोजल रिलेटेड टू द टैक्सेशन फॉर द कमिंग ईयर, एब्सोल्युटली। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो पैसा आता है यार, इसी से तो पैसा कमाया जाएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 27वें का सी, राइट सर। चलिए अब 28वें की तरफ में चलते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया। मनी मार्केट माने जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है सर। कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें अनसिक्योर्ड ही होती है नॉर्मली, ठीक है, सिक्योर विक्योर नहीं होता। तो एब्सोल्युटली करेक्ट सर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। देखिए जब भी डिपॉजिट के बारे में है तो इंसान डिपॉजिट हमेशा कहाँ करता है? बैंकों में मारता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो आपका बैंक करता है, कॉर्पोरेट नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर जो एस्पायरियन वाले हैं तो उनको तो मैंने एक डायलॉग के थ्रू बताया था कि बैंक वाले ना कई बार पैसा लेते हैं, और आप अगर आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो आप ये बोल सकते हो कि तेरे भाई ने बैंक को लोन दे रखा है, ठीक है। ये डायलॉग मैंने बताया था, अगर ये लोगों को याद हो तो उनको ये होगा कि यार हाँ यार, मतलब आप अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके पास है दैट मीन्स यू हैव, मतलब बैंक आपका कर्जदार है, तो आप बोलोगे यार तेरे भाई ने बैंक को लोन दे रखा है, दुनिया बैंक से लोन लेती है, मैंने बैंक को लोन दे रखा, जाओ क्या याद रखोगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स, नो सर इट्स बाय द बैंक। ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट, 100% सर ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है? कि मान लो 100 रुपये है मैच्योरिटी के बाद 100 रुपये देने हैं, लेकिन अभी भारत सरकार इसे 100 पे नहीं देगी, डिस्काउंट करके देगी, मतलब 95 पे। सो आपका बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट कितना हो गया? 5 रुपीज़ का, सिंपल बात। सो ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट, यस। सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट थिंग। चलिए सर नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी से आपको क्या समझ में आता है कि भाई टैक्स बढ़ेगा, किस चीज़ से टैक्स बढ़ेगा? देखो बायंड फोर्स क्या होती है? बायंड फोर्स होती है समंदर के ऊपर तैरती हुई बोट, ठीक है। अगर आप इस बोट को टैक्स मानो, ठीक है, बायंड फोर्स मानो, और यहाँ पे इस पानी को क्या मानोगे? चलो अब देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू टैक्स रेट, क्या इसे टैक्स रेट बोलेंगे या फिर इसे जीडीपी बोलेंगे? अब बात सोचो यार, समंदर रेट होता है कि जीडीपी होता है? समंदर कितना बड़ा होता है, याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ, बस नथिंग एल्स। सो जीडीपी, सो दैट टैक्स बायंसी वुड रिलेटेड टू द, कहाँ गया जीडीपी? जीडीपी ग्रोथ ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड टू द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, भाई ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक स्कीम थी
जो अभी बंद हो चुकी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है, इसके अंदर बड़ा बुरा हाल था। आप गोल्ड को डिपॉजिट करो, उसके अलावा ये 8 साल के लिए आपका पैसा, मतलब आपके गोल्ड को जो है ना फिक्स कर देते थे। 8 साल के बाद ईदर यू कैन टेक द अमाउंट रुपीज़ जो हैं, जो उस समय पे आपने मान लो 1 किलो गोल्ड रखा था, तो 1 किलो गोल्ड के बराबर आप पैसे ले लीजिए, या 1 किलो का आप गोल्ड लेके जाइए, ठीक है। 1 किलो मतलब पैसे ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो ये होता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और है यहाँ पे कि आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। तो अभी इतनी बेवकूफ़ी भरी वाली स्कीम थी, मतलब अच्छा था, हम इसे बात कर सकते हैं कभी, पर हमने बजट के अंदर डिस्कस किया था। सो दैट्स द थिंग कि दे प्रोवाइड इंटरेस्ट इन एडिशन टू द कैपिटल गेन्स। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में बात है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लग्जरी और सिन गुड्स पे लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है। इट इज़ क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं क्या ये क्रेडिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, बिल्कुल जाता है सर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। देन इसके बाद ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, पब्लिक अकाउंट, ठीक। तो अगर हम इसका एंड डेस्टिनेशन देखें तो वो पब्लिक अकाउंट के अंदर जाता है। क्यों जाता है सर ये, है ना, जीएसटी कंपनसेशन सेस। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जब ये जीएसटी लगाया गया उसके बाद कुछ स्टेट्स को लॉस हुआ, तो उन लॉस हुए वाले स्टेट्स ने बोला कि यार हमें लॉस हो रहा है जीएसटी के लगने से, इसकी वजह से हमें कंपनसेट करो। तो भारत सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया और यहाँ से जो पैसा आया उससे उन स्टेट्स की भरपाई करी। लेकिन अब रिसेंटली ये सितंबर 2025 के अंदर बंद कर दिया, जो नेक्स्ट जेन आपके रिफॉर्म्स आए थे जीएसटी के, उसके थ्रू बंद कर दिया था ये आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस। सो अगर इसके थ्रू देखें तो ये गलत है, ये सही है, एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमएसएफ का। शब्दों को ना कभी भी रट्टा मत मारो, देखो तोड़ो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आप एक बात सोचो यार, एमएसएफ आपने कहाँ पढ़ा, आरबीआई के अंदर पढ़ा, कूल। अब देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टैंडिंग माने खड़े खड़े, मार्जिनल माने कि यार खड़े खड़े इतनी सा थोड़ी सी देर के लिए भाई एक दे दो ना कुछ, है ना, कुछ लोन चाहिए हमें। बैंक एमएसएफ लेते हैं, कब लेते हैं सर, जब उन्हें बिल्कुल खड़े खड़े मार्जिनली कुछ पैसा चाहिए होता है, ठीक है। सो दैट इज अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या होती है सर, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन, नहीं। इमरजेंसी ओवरनाइट लिक्विडिटी एट पीनल रेट, बिल्कुल सही। पीनल रेट क्या होता है, यहाँ पे एमएसएफ पता है कब दी जाती है। मान लीजिए आरबीआई के थ्रू जो लोग हैं वो पैसा ले सकते हैं रेपो रेट के थ्रू। मान लो रेपो रेट को एग्जॉस्ट कर लिया बंदे ने, कुछ पैसा वैसा नहीं है, उसने बोला कि सर मेरे को और पैसा दे दीजिए। आरबीआई बोलेगा सिक्योरिटीज़ रख दो, आरबीआई बोलेगा अपनी सिक्योरिटीज़ रख दो, जीसैक। बैंक बोलेगा नहीं है जी। आरबीआई बोलेगा भाई फिर कुछ और करो, तो बोले कुछ भी नहीं है, क्या करें। तो आरबीआई बोलेगा कि एक काम करो, अपने एसएलआर से 2% का डिप कर दो, 2% डाउन कर दो। तो ये बोलेगा ठीक है, एसएलआर की 2% डाउन करके हम आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देंगे। लेकिन आरबीआई बोलेगा भाई तुम ज़्यादा शाणे ना बनो, अब एक काम करो इसके ऊपर पेनल्टी भी दो। पेनल्टी मतलब कि हमने बोला था एसएलआर आपको 18% रखना है, आपने नहीं रखा, आपने 16% रखा है। अब ऐसा तो सारा देश करना लग जाएगा, ऐसे तो सारे बैंक करने लग जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो बोले आपको सज़ा भी मिलनी चाहिए, आपने मेंटेन करके नहीं रखा अपने सारे अकाउंट को, तो उसके लिए पीनल रेट भी लगाया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा रेट होगा आपके रेपो रेट से। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन बॉन्ड और इक्विटीज़ के बारे में बात की। इक्विटी शेयर होता है, बॉन्ड कर्जा होता है एक तरीके का, सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड कन्फर द ओनरशिप राइट, गलत है यार, यहाँ पे इक्विटी ओनरशिप राइट देता है, दैट इज़ नॉट। बॉन्ड गारंटी द फिक्स डिविडेंड, अरे नहीं सर, बॉन्ड, एक मिनट, हाँ, बॉन्ड गारंटी द फिक्स डिविडेंड, तो इसके अंदर नहीं, डिविडेंड तो शेयर वालों को मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता इनको। बॉन्ड रिप्रेजेंट डेट ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ठीक है यार। बॉन्ड आर इशूड ओनली बाय द गवर्नमेंट, नहीं, प्राइवेट कंपनियाँ भी कर सकते हैं, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट थिंग। देन डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, These are identified based on the size, interconnectedness and आपका सब्सटीट्यूटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। कायदे से बोला जाता है जो इंडिया की 2% ऑफ जीडीपी को होल्ड करके रखते हैं ना अपने पास में, उन्हें आरबीआई डिक्लेयर करती है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, राइट सर। ऐसे 3 बैंक है हमारे पास में भी, सिर्फ एक है आपका एसबीआई और दूसरा है आपका आईसीआईसीआई लिख लेना इसको, और तीसरा एचडीएफसी। ये 3 आपके बढ़िया बैंक है। क्यों बोलते हैं इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, अगर ये फेल हुए तो पूरी इकॉनमी फेल हो जाएगी, ऐसे वाला। और इनको ऐसा बोला जाता है भाई आपको एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी होगी, एडिशनल रिजर्व रखने पड़ेंगे लोन के बदले में, तो आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपने पास में रिजर्व, मतलब इनके ऊपर थोड़ी टाइटर कंडीशंस लगती हैं, ठीक है। और ये बेसल नॉर्म्स में भी आता है, ठीक। सो यहाँ पर आपका जो सी है, अच्छा यहाँ पे क्या है, आर एग्जम्प्टेड, नो सर दे आर नॉट एग्जम्प्टेड, 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट थिंग, 34 का ए, राइट सर। देन आगे चलते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। जीडीपी इंक्लूड द नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस,
अरे जीडीपी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को कैलकुलेट कैसे कर सकती है यार? नो। जीडीपी मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ? नहीं। जीडीपी एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन? नहीं सर, वो आपका ग्रॉस की बजाय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ग्रॉस से अगर नेट निकालना हो तो आप बात याद रखना, हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। जीडीपी इंक्लूड वैल्यू एडिड? बिल्कुल यार, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन इज अ मेथड जिसके थ्रू हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिनको आप मार्केट में बेच सके। मार्केटेबल नाम से ही पता चल रहा है क्या है, सिक्योरिटीज दैट कैन नॉट बी ट्रेडेड, गलत। सिक्योरिटी सोल्ड डायरेक्टली टू आरबीआई, गलत। सिक्योरिटीज ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 36 का सी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है सर? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है कि आरबीआई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है थ्रू आपका रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, ये सारे आपके एलएएफ के अंदर होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब आपका इसके अंदर होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाम को तोड़ो यार, नाम को समझो। लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली ट्रिक्स, उसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा, खूब सारा, इस पैसे को कम करना है तो क्या करेंगे? इस पैसे को कम करना है तो रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करेंगे सर। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए आप, मज़ा आ जाएगा आपको। एक तरफ आरबीआई है, एक तरफ आपका बैंक है, ठीक है। रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो के अंदर आरबीआई इंटरेस्ट देता है और बैंक जो है वो प्रिंसिपल देता है इधर, ठीक है। आरबीआई को डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास में पैसा, और जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई पे करता है। आरबीआई ने एक समय पे बोला 2% इंटरेस्ट, तो मान लो ये बैंक ने 100 रुपये ही यहाँ पे डिपॉजिट कराए, आरबीआई ने बोला 2 नहीं 10%। अब बैंक वाले भाग के जाएंगे यार, 100 रुपये नहीं अब 1000 रुपये। तो जब 100 से 1000 रुपये जब डिपॉजिट करा दिए तो मार्केट में पहले 100 रुपये कम हुए थे, अब 1000 रुपये कम। एब्सॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 37 का बी। देन एमएसएफ के थ्रू नहीं होगा, बैंक रेट के थ्रू नहीं होगा, रेपो रेट के थ्रू नहीं होगा। एमएसएफ क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यार कभी कभी यूज़ होती है इमरजेंसी के अंदर, तो ये सब के ऊपर काम नहीं कर सकते। बैंक रेट लॉन्ग टर्म का होता है सर, ठीक है। रेपो रेट के अंदर तो बैंक लोन देता है, लेता नहीं है, देता है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा यार। तो अब रेपो रेट होता है इंजेक्शन, है ना। बैंक लोन देता है, बैंक ने लोन दिया मतलब पैसा दिया मतलब कि वो मार्केट में गया। अब जिसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में देखना है तो सोचो यार कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो किसका ज़्यादा इंपैक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लोगों को पता होना चाहिए कंसेप्ट। दे परचेज द एनपीए फ्रॉम द बैंक, येस, एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, येस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो सी वुड बी द करेक्ट थिंग। देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ क्या होते हैं भाई? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, बिल्कुल ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ईटीएफ को जो है ट्रेड किया जाता है। देन दे आर ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड द एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, नहीं सर, दे ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज आउट परफॉर्म नहीं होता। फिर भी मैं आप लोगों को ईटीएफ बता देता हूँ। ईटीएफ होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। यहाँ पे ना मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपके पास ऑप्शन है दूसरी कंपनी, आपके पास ऑप्शन है तीसरी कंपनी, आपके पास ऑप्शन है चौथी कंपनी, आपके पास ऑप्शन है पांचवी कंपनी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इसका शेयर था 10 रुपये का, इसका था 50 का, इसका था 100 का, इसका था 20 का, इसका था 5 रुपये का। वो क्या करते हैं, सबको कंबाइन करेंगे और एक यूनिट बना लेंगे, 10% इसकी, 10% इसकी। और मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने एक यूनिट बनाई 500 रुपये का फंड। अच्छा, इसको टोटल को लगा के देखते हैं यार, तो 50, 100, 150 और 20, 170, 180, 185 का एक पूल बन गया। अब यहाँ पे क्या बोलेगा जो फंड मैनेजर है, वो बोलेगा कि यार एक काम करो, 185 रुपये कौन ही देगा, तो इसको हम क्या करते हैं 18.5 रुपये का एक यूनिट दे देते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब ये 18.5 रुपये जो हैं वो इन पांचों कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक में लॉस होगा तो बाकियों में प्रॉफिट हुआ तो भी ये प्रॉफिट में जाएगा। इसमें लॉस होने के लिए सबके लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स वाई ETF आर गुड। एंड ETF को हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है। हाँ, ऑलवेज आउट परफॉर्म द एक्टिव, नहीं, ये गलत हो जाता है। अब आपको ETF का कंसेप्ट भी पता चल गया। देन मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये रिपीट हुआ है सर, मार्केटेबल, ये इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर विद रेफरेंस टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड एट अ डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल इशू होते हैं डिस्काउंट के ऊपर, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट थिंग, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। देन काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, अब ध्यान करो इसको, सिंपल बात है, डू नॉट जंप टू देयर। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको टॉपिक को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है, साइकिल क्या चल रही है, रिसेशन की, ठीक है। रिसेशन मतलब मार्केट में पैसा कम है। अगर गवर्नमेंट भी मार्केट में पैसा एक्सपेंडिचर को कम कर दे गवर्नमेंट भी, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रो साइक्लिकल,
प्रो साइक्लिकल मतलब जैसी मार्केट चल रही है उसी के हिसाब से अगर गवर्नमेंट कर रही है, मान लो मार्केट के अंदर बूम आ रखा है और गवर्नमेंट भी खर्चा बढ़ा दे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे, दैट इज प्रो साइक्लिकल। अब मतलब काउंटर साइक्लिकल का क्या मतलब है? रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है? इकोनॉमिक डाउन टर्न है, मतलब इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब गवर्नमेंट विल पुश इट फॉरवर्ड रिवर्स में, तभी तो काउंटर साइक्लिकल बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग यस। सो गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लोग खर्चा कम कर रहे हैं लेकिन सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, दैट्स वाई दैट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। सी वुड बी द करेक्ट थिंग। देन कमर्शियल बिल क्या होता है सर? देखिए कमर्शियल बिल एक कंपनी इशू करती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सो कमर्शियल बिल एक शॉर्ट टर्म का बिल होता है, नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड में यूज़ होता है। ये मैं कैसे बताऊँ आपको, इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, पर सिंपल में अगर शॉर्ट टर्म के अंदर बताऊँ आपको, कमर्शियल बिल, कमर्शियल माने कोई कंपनी जो है वो अपना बिग बिल इशू करती है ताकि भाई मतलब बस यार एक बिल इशू करती है टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक। इसके लिए सिंपल कंसेप्ट, आप एस्पायरन को देखिए, मोक्षा को देखिए, यू विल फाइंड आउट देयर, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट एक पूरी कहानी है जिसके अंदर आपका कमर्शियल बिल को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा एक्सक्लूड किया जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर? इम्प्यूटेड रेंट टू ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, सेकंड हैंड गुड्स। यार बच्चा भी बता देगा इसको, सेकंड हैंड गुड्स को हम जीडीपी मार्केट प्राइस से एक्सक्लूड करते हैं, सो ऑप्शन सी। 45, इंक्लूसिव ग्रोथ डायरेक्टली सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इंपैक्ट करती है? रीजनल डिस्पैरिटी पे। बिल्कुल यार, रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर ही काम करती है, तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। समावेशी विकास सबके पास में होना चाहिए। अरे नहीं 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 सॉरी, डायरेक्टली टारगेटेड बाय द फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी, डिजिटल डिवाइड, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर होगा। सॉरी फॉर माय मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये मैंने बाकी के पढ़े भी नहीं देखा, मेरे से भी गलती हो गई, आप लोगों को भी ये देखना है। इनकम इनइक्वालिटी इज अ करेक्ट ऑप्शन। वाई सर? क्योंकि समावेशी विकास मतलब इनइक्वालिटी कम से कम हो, और सबसे पहले इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है, बाद में रीजनल डिस्पैरिटी पे बात आती है। देन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है? मार्केट को स्टेबल करना है। मार्केट इसका मतलब मार्केट अनस्टेबल है। मार्केट अनस्टेबल कब होती है? जब मार्केट के अंदर पैसा बहुत सारा होता है, बहुत सारा, हद से ज़्यादा पैसा होता है, तो मार्केट अनस्टेबल होती है। मार्केट अनस्टेबल होती है तो आरबीआई क्या बोलती है? आरबीआई बोलती है कि भाई आपके पास जो भी डिपॉजिट आए उसे लोन पे नहीं देना, रोक के रखना है। उसी स्कीम का नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड अंडर एमएसएस ओवर एंड अबव द नॉर्मल बोरोइंग, बिल्कुल ठीक। देन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एमएसएस इज बॉन्ड बाय आरबीआई, नहीं सर, दैट इज बॉन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोविड के सॉरी जब ये आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था। ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इनमें से कौन सा फिस्कल कंसोलिडेशन को बेस्ट एक्सप्लेन करता है? ये ऑलरेडी आई थिंक आ चुका है ना। यहाँ पर क्या है? थ्रू द एक्सपेंडिचर रियलाइजेशन, क्वेश्चन रिपीट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब फिलिप्स कर्व को दिखाता है। ये फिलिप्स कर्व है जिसके अंदर बोलते हैं अगर महंगाई दर ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगी। क्यों? महंगाई दर ज़्यादा है, मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हर कंपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की सोचेगी, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डेफिनेटली डिक्रीज। अगर इन्फ्लेशन इतना है तो ये इतना होगा, इन्फ्लेशन बहुत कम है तो कंपनियां नहीं बनाएंगी प्रोडक्ट को, एम्प्लॉयमेंट की नीड नहीं बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा। तो 48 का आएगा आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन 49, फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर सबसे बाद में किसे प्रीफर किया जाता है? मार्केट बोरोइंग किया जाता है, एक्सटर्नल एड, हाँ, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ये बड़ा खतरनाक होता है तो इसको सबसे एंड के लिए रखा जाता है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन 50 का मनी मार्केट, आई थिंक इट इज़ अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, मनी मार्केट के अंदर, बिल्कुल ठीक है। रिस्क इज जनरली लोअर देन द कैपिटल मार्केट, ठीक है सर। इट डील्स विद द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, गलत, तो उसका ऑप्शन ए होगा, 1 and 2 ओनली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और सो सॉरी कि मैं हिंदी में नहीं करवा पाया क्योंकि मुझे ये परिसंपत्तियाँ देखने में बहुत अजीबोगरीब लगता है। सो अजीबोगरीब नहीं इन द सेंस, बस सिंपल सी बात है यार। तो ये आपका पूरा सेशन था, डिस्कशन था आपका टेस्ट नंबर 11 का, एंड सून यू विल गेट द सेशन अबाउट द टेस्ट नंबर 12। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग और चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। हैव अ नाइस डे सर।